Hello everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmay Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में हम करने वाले हैं बीजेटी का कुछ बचा कुचा पार्ट एंड आज हम स्टार्ट कर देंगे ओपैम को। ठीक है, तो कई बच्चों के अंदर एक कॉन्फ्यूजन था कि सर आप कई टॉपिक को थोड़ा सा करके उसको छोड़ देते हैं एंड उसका डिटेल्स मुझे नहीं आप सभी को नहीं मिल रहा। जैसे सर्किट हो गया, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसीआर सर्किट, ऐसे कुछ टॉपिकों में सिर्फ फार्मूला करवाया हूँ, उसके ज़्यादा डिटेल्स आपको अभी तक नहीं करवाया। इसका कारण है क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो जो पोर्शन हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं सिर्फ उस पोर्शन में आपको फार्मूला बेस ही क्वेश्चन करवाता हूँ एंड उसका फार्मूला ही करवाता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। अब हम आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो पोर्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है उसका सिर्फ हम आपको फॉर्मूला कराएंगे एंड जो पोर्शन इम्पॉर्टेंट है उसका हम डिटेल से आपको पढ़वाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की लिस्ट, आप सभी को पता है इन एंट्रेंस एग्ज़ामों के बारे में। तो अगर आप एनालाइज करें, हर एक एग्ज़ाम में हर साल 15 to 20 मार्क्स आता है। ठीक है, तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 15 to 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एंड ये नंबर पाने के लिए आपको तो इलेक्ट्रॉनिक्स करना ही होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी की तरफ से हमारा जो शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। एंड हमारे शेड्यूल के मुताबिक हमने जुलाई महीने पर आपका मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास कंप्लीट कर पा चुके हैं। एंड अभी अगस्त महीना चल रहा है और हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्लास अभी कंटिन्यू हो रहा है एंड सितंबर महीने पर भी हमारा ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जिसके मुताबिक हमने हमारा कोर्स को स्टार्ट किया था एंड इसके मुताबिक ही हम चल रहे हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ सीख लिए थे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक पोर्शन होता है, कार्साब लॉ, डायोड, जेनर डायोड, बीजेटी जो भी है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एंड बीजेटी में आज जो बचा कुचा चीज़ें हैं वो भी हम कर लेंगे एंड उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे ओपैम को, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर हमारे साथ जुड़ जाए। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या फिर एग्जाम की रिगार्डिंग तो हमारे ग्रुप पर पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स, PYQ की सॉल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। तो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्ट आवर कम्युनिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जिसका हमारा सिलेबस रहेगा बीजेटी एंड ओपैम। लेट्स बिगिन। तो आज का जो क्लास है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। ठीक है, मतलब हम एक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जिसमें हम एक ट्रांजिस्टर को यूज करने वाले हैं एज अ एम्पलीफायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको सर्किट दिख रहा है, ये जो हमारा है ये एम्पलीफायर का एक सर्किट डायग्राम आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका V इनपुट है जो कैसा है, AC करंट सोर्स। ठीक है, आपको तो पता ही है DC एंड AC करंट सोर्स को हम कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं। तो ये हमारा जो V इनपुट है वो है एक AC। ठीक है, यहाँ पर एक C1 कैपेसिटर लगा हुआ है एंड ये देख सकते हैं ये रहा आपका जो NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर तो ट्रांजिस्टर तो होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ड्राइंग में यहाँ पर एक कैपेसिटर होना ज़रूरी था जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो उसको हम C3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर R1 ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफ बेस, ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर एंड ये रहा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ठीक है, और यहाँ पर R1 एंड R2 क्या है, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है बेस के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आपका VCC वोल्टेज हो गया, V इन वोल्टेज तो वो हो गया आपका बेस करंट।
एंड यहाँ से जो एमिटर का करंट जा रहा है वो जाकर ग्राउंड हो जा रहा है। एंड यहाँ पर देखिए एक C2 और एक कैपेसिटर दिया गया है। तो सर यहाँ पर ये C1 C2 C3 ये क्यों दिया गया है? तो आपका जो C1 एंड C3 कैपेसिटर है इसको हम कहते हैं CB, ठीक है, C। और ये जो आपका C2 कैपेसिटर है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं CE, ठीक है। ये दो टर्म आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये क्या है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये जो आप सर्किट देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली आपका एम्पलीफायर का एक सर्किट है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए, तो इसमें क्या है, इसमें आपने अभी जो लिखा है CB क्या होता है? वो होता है आपका कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, ओके। और C क्या होता है सर? CE आपका होता है एमिटिंग बाईपास, ठीक है, एमिटिंग बाईपास, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर का नाम है। तो सर ये दोनों किस काम में यूज होता है वो भी जान लेंगे। तो आप मेरे साथ लिखते जाए, while applying BJT, bipolar junction transistor in DC mode, मतलब डायरेक्ट करंट मोड, एनालाइज कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, इसको हम किससे डिनोट कर रहे थे? CB से, ठीक है। कपलिंग कैपेसिटर each made open circuit, open circuit which helps BJT to bias in desired, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये CB, ठीक है, CB एंड मतलब जो C1 कैपेसिटर है, C3 जो कैपेसिटर है, ये दोनों किस काम में जरूरत होता है कि अगर हम DC मोड अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर है वो कैसा काम करता है? वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि इससे हम BJT को डिफरेंट टाइप ऑफ बायस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन, ये सब रीजन सीखे थे, ठीक है। क्या क्या सीखे थे? एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन, ठीक है। तो इन तीनों रीजन का अलग अलग काम है। तो सर क्या हम इन तीनों की यूज करने के लिए है तीन तीन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनाए, मतलब तीन तीन अलग अलग सर्किट बनाए? नहीं, आपको वो जरूरत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हम कपलिंग कैपेसिटर से क्या कर रहे हैं, उसमें DC मोड देने से वो कई कई टाइम पे ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। मतलब कई कई नहीं, ओपन अगर DC मोड दे दे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। एंड इससे आपका क्या हो जाएगा? आपका DGR जो मोड चाहिए, अगर मान लीजिए एक्टिव मोड हो, कट ऑफ मोड हो, सैचुरेशन मोड हो, तो आप एक ही सर्किट से तीनों जो मोड है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो when you do DC analysis, okay, no AC to consider, ठीक है। तो जब हम DC को एनालाइज करेंगे तब क्या होगा? हमारा कोई AC मतलब ऑल्टरनेटिव करंट हम नहीं लेंगे। तो इसमें क्या होगा? वेट अ सेकेंड। तो DC होने से आपका ओमेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट में तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। तो ओमेगा हमारा 0 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा? एक सी क्या होता है? आपका कैपेसिटर का इम्पीडेंस, वो होता है 1/ωc, ठीक है। तो वो आपको क्या देगा? 1/0 देगा। और 1/0 का मतलब इन्फानाइट ओहम, मतलब ये कैसा एक्ट करेगा? देन एक्ट एज ओपन सर्किट इन्फानाइट टाइम
रेजिस्टेंस मतलब क्या है, ओपन सर्किट। तो देखिए अगर हम डीसी एनालाइज करते हैं तो हमारा कैपेसिटर काम करेगा एक ओपन सर्किट के तरह, और इससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोड पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हेन यू डू कैलकुलेशन फॉर डीसी लोड लाइन्स। ठीक है, कब आप डीसी लोड लाइन्स को कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड चेंज कर लेते हैं। पहला जो है वो है KVL एट आउटपुट। ठीक है, क्योंकि हम अगर AC हो जाए तो KVL नहीं कर पाएंगे। और दूसरा क्या है, अगर बीटा इक्वल टू इन्फानाइट हो। ठीक है, बीटा इंटू इन्फानाइट मतलब बीटा क्या होता है आपका IC/IB होता है, इक्वल टू इन्फानाइट मतलब आपका IB इक्वल टू अगर 0 हो, IB मतलब बेस करंट। ठीक है, तो अगर आपका बेस करंट 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका बीटा इक्वल टू इन्फानाइट हो जाएगा, तब आप डीसी लोड लाइन को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट जो है पावर ऑफ बीजेटी। ठीक है, तो एक बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का हम कैसे पावर निकाल सकते हैं। तो पावर आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा, अगर पावर को आप PT से डिनोट करें तो वो इक्वल टू होगा IC इंटू VCE। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रख देंगे। ठीक है, पावर ऑफ अ बीजेटी जान लेंगे। ये IC एंड VC क्या होता है, आपका Q पॉइंट होता है, पता ही है आपको पॉइंट क्या होता है, IC एंड VC। तो आपका पावर क्या होता है, IC इंटू VC। ठीक है, तो पावर ऑफ बीजेटी हमें याद आ गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देख लेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से देख लेते हैं जो हमें एग्जाम में जरूरत होगा। तो पहला जो है आपका IC इक्वल टू ICBO मतलब सैचुरेशन करंट प्लस अल्फा इंटू IE मतलब एमिटर करंट, अल्फा इंटू करंट गेन इंटू एमिटर करंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा, ये तो आपको पता ही है, IE इक्वल टू क्या होता है आपका IC प्लस IB। ठीक है, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड अब क्या है, थर्ड है आपका IE डिवाइडेड बाई IB इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई IB प्लस 1, यानी कि गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1। ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आप बीजेटी का क्वेश्चन करें तब आप ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगा कि गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1 होता है। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला क्या है, IE डिवाइडेड बाई IE इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई IE प्लस IB डिवाइडेड बाई IE। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बाई गामा। ठीक है, तो यहाँ से आपको आखिर में क्या मिलेगा, आखिर में आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा। ठीक है, तो ये दोनों हो गया अल्फा के साथ गामा का रिलेशन एंड गामा के साथ बीटा का रिलेशन। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, फिफ्थ फॉर्मूला है आपका अल्फा इक्वल टू बीटा बाई गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये सारे फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रख दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ना कर पाए तो ये चारों फॉर्मूला एंड ऊपर वाला ये पावर का फॉर्मूला अगर आप कर ले तो आपका बीजेटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये जो अल्फा बीटा एंड गामा है ये क्या क्या है, ये है करंट गेन इन डिफरेंट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या हुआ सर, मतलब हुआ अल्फा बीटा गामा है हमारा जो करंट गेन वो
कि किस में डिफरेंट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है सर कि आपने जब पढ़ा था कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, ये तीनों आपने पढ़ लिए हैं नेक्स्ट पिछले क्लास में, जिसमें आपने इसका सर्किट भी देखे हैं कैसे ये काम करता है एंड उसका आप क्या निकाल रहे थे, उसका स्टेबिलिटी निकाल रहे थे। तो ठीक है, तो बीजेटी का जो हमारा थ्योरी पार्ट था एंड जो भी कुछ था वो हमने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो सर ये तो हो गया थ्योरी का बात, लेकिन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? क्या ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है? नहीं, एग्जाम जेस्ट में तो कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मतलब हाँ पूछा जाता है लेकिन वो एमसीक्यू की तरह क्वेश्चन आ जाता है। एंड एमएसक्यू में भी आपका ये जो थ्योरी का पार्ट है इसमें बहुत सारे एमएसक्यू का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एमएसक्यू आपका बेसिक से ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमारा जो एमसीक्यू या फिर न्यूमेरिकल आंसर होता है एनएटी, उसका उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आता है, उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो पोर्शन है ये आता है आपका अप्लाइंग केवीएल एंड केसीएल इन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांजिस्टर के ऊपर केवीएल एंड केसीएल यूज करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या कर रहे थे, अभी तक हमने एक क्लोज लूप या फिर एक सर्किट में केवीएल एंड केसीएल अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ट्रांजिस्टर के ऊपर हमारा केवीएल एंड केसीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये क्वेश्चन करते ही हम इसको सीख लेंगे। तो पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको एक सर्किट दिया गया है कुछ इस तरीके का कि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक ट्रांजिस्टर दिया गया है, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पर एक वोल्टेज है। ठीक है, तो ये जो आपको दिया गया है वोल्टेज सोर्स ये है आपका 10 वोल्ट का, यहाँ पर आपका करंट है 3 किलो ओम का, यहाँ पर आपका 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर आपका -3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर आपका एक 3K का ओम मतलब रेजिस्टेंस, एंड ये जाकर आपका ग्राउंड हो जा रहा है, मतलब ये कितना है, ये 0 वोल्ट हो गया। एंड ये ट्रांजिस्टर जो है वो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड IC, VCE एंड IB। ठीक है, तो आपको ये जो ड्राइंग सर्किट दिया गया है ट्रांजिस्टर का, इसमें आपको IC, VCE एंड IB फाइंड करना होगा। ठीक है, तो क्या है इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये जो नीचे वाला करंट जाएगा ये क्या जाएगा, ये है आपका IC, ये जो करंट फ्लो होगा ये होगा आपका IB एंड ये नीचे की तरफ जो करंट फ्लो होगा ये होगा आपका IE। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, VBE। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, VC। ठीक है, तो ये चीज़ें तो सर हमें पता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हम अप्लाई कर देंगे KVL को। ठीक है, तो सर्किट में हम कैसे अप्लाई करते थे KVL को, सर्किट में हम एक लूप ले लेते थे फिर हम अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले एक लूप ले लेंगे एंड उसके बाद एक KVL अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे लूप लेंगे, तो पहले हम इसको एक लूप लेते हैं जो हमारा फर्स्ट लूप होगा। ये लूप क्या है, ये 0 वोल्ट से स्टार्ट होगा, 3 किलो ओम में करंट फ्लो होगा, देन ये V से जाकर एमीटर से इस तरफ आ जाएगा। तो ये रहा हमारा लूप 1 एंड और एक लूप लेते हैं, ये रहा आपका लूप 2। ठीक है, जो ये 10 वोल्ट से स्टार्ट होगा एंड एंड होगा -3 वोल्ट से, ये रहा हमारा सेकेंड लूप। एंड फर्स्ट लूप है ये 0 वोल्ट से स्टार्ट होगा एंड होगा -3 वोल्ट तक। ठीक है, तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। पहला है फॉर लूप 1, लूप 1 के लिए अब हम केवीएल यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 0 वोल्ट है, तो -0 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट कितना होगा, IB होगा, तो 3 IB प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है VBE, बेस एंड एमीटर के बीच में, तो प्लस VBE। ठीक है, और उसके बाद ये जो 1 किलो ओम से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 इंटू IE, सॉरी IB लिख दिया मैंने, तो ये क्या होगा IE हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, तो IE हो गया। अब देखिए एंड में कितना वोल्टेज है, -3 वोल्टेज है, तो -3 = 0,
तो ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, तो 3IB। अब देखिए ये VBE क्या होगा, ये जो VBE आप देख सकते हैं, ये इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू अगर आपका यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो आप मान लेंगे इसका वैल्यू जो होगा सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सिलिकॉन का V गामा यानी कि थ्रेश वोल्टेज। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 0.7 प्लस ये तो IE हो जाएगा क्योंकि 1 इंटू IE है और इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब यहाँ से क्या मिला है, 3IB प्लस IE इक्वल टू 1 माइनस 0.7 सॉरी 3 माइनस 0.7 क्योंकि यहाँ पर 3 था। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें 2.3। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब आगे फॉर लूप 2 देख लेते हैं। फॉर लूप 2, अब लूप 2 से हमें क्या मिल रहा है, अगर देखें तो -10 प्लस 3IC। ठीक है, फिर वोल्टेज VCE, ये देखिए VCE है तो प्लस VCE प्लस IE इंटू 1 इक्वल टू 3। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा आपका 3IC प्लस VCE प्लस IE इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ से आपको VCE का वैल्यू कितना मिल रहा है, VCE का वैल्यू आपको मिल जाएगा 13 माइनस 3IC माइनस IE। ठीक है, तो ये एक सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया और यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए IB प्लस IE है और यहाँ पर यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिला है वो IB एंड IE का मिला है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन में और कुछ क्या दिया गया था, और कुछ आपको दिया गया था, जो आपको दिया गया था डायोड वोल्टेज इक्वल टू 0.7 वोल्ट एंड बीटा DC इक्वल टू इन्फानाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया गया था। अब डायोड वोल्टेज 0.7 वोल्ट मतलब ये जो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया था, ये वाला 0.7 वोल्टेज वही यहाँ पर कहा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए बीटा DC आपको दिया गया है इन्फानाइट। तो सर इसका मतलब क्या है, तो आपका IE क्या होता है, IE आपका होता है IC प्लस IB। ठीक है, अब बीटा अगर आपको इन्फानाइट दिया गया है, ठीक है, बीटा DC आपको इन्फानाइट दिया गया है, तो बीटा आपका क्या होता है, बीटा होता है आपका IC बाय IB जो आपका इक्वल टू है इन्फानाइट। तो IC बाय IB कब इन्फानाइट होगा, अगर हमारा IB इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तभी हमारा IC बाय IB क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, IB इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पर IB इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमें IE क्या मिल रहा है, IE इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2.3 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गया। अब देखिए अगर हमारा IB इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, IE इक्वल टू क्या होता है IC प्लस IB, तो IB इक्वल टू 0 हो जाए तो IE इक्वल टू IC हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आपको IC भी मिल जा रहा है 2.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो VCE इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस ये दोनों एक ही है तो -4 इंटू 2.3। ठीक है, क्योंकि IC इक्वल टू I है तो इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कितना मिलेगा, 13 माइनस 9.2 यानी कि 3.8 वोल्ट। तो आपको क्या क्या फाइंड करना था, IC, VC एंड IB। तो IC हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया
आई बी आपको दिया गया है 0, ये रहा आंसर। एंड वी सी जो फाइंड करना था वो था ये 3.8 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए कैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है एंड वो करने के लिए कितना इजी होता है। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जस्ट सेकेंड। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें भी आपको एक सर्किट दिया गया है, इसमें यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है 1K का। पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसका एलिमेंट का वैल्यू भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोई रेजिस्टेंस, वेट अ सेकेंड, नहीं इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जाके डायरेक्ट ग्राउंड हो गया। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है और यहाँ पर ये आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है एंड ये ग्राउंड है। ठीक है, तो इसमें ये आपको दिया गया है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आपका जो जा रहा है ये है आपका आई ई, यहाँ पर आपको दिया गया है वी सी सी, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस 100 किलो ओहम का, यहाँ पर आपको वोल्टेज सोर्स दिया गया है वो है 5 वोल्ट का। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है वी सी, ये है आपका आई बी। ठीक है, और ये है आपका आई सी। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा सर्किट दिया गया है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वी सी सी इक्वल टू 10 वोल्ट, बीटा इक्वल टू 100 एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, फाइंड आई सी वी सी वी सी ई। ठीक है, तो आपको वी सी सी का वैल्यू दिया गया है, करंट गेन का वैल्यू दिया गया है जो बीटा, एंड कहा गया है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है एंड आपको फाइंड करना है आई सी वी सी ई। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले हम लूप ले लेंगे। तो कौन सा लूप हो सकता है, ये एक लूप हो जाएगा 1, ये और एक लूप हो जाएगा जो डायरेक्ट आएगा, ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये रहा दोनों लूप। तो अब हम इसमें केवीएल अप्लाई कर देंगे। पहले फॉर लूप 1, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये तो माइनस साइन है। पहले अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो आपको क्या मिला है, माइनस साइन, तो -5 प्लस, अब 100 ओम का किलो ओम का रेजिस्टेंस है और करंट कितना है, आई बी है, प्लस अब ये कितना हो जाएगा, वी बी ई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, +0 इंटू आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा वी बी ई प्लस 100 आई बी और इक्वल टू 5। ठीक है, और वी बी ई आपका क्या होता है, आपको कहा है अगर कुछ भी ना दिया गया है तो सिलिकॉन डायोड लेंगे एंड उसका वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 100 आई बी इक्वल टू 5 माइनस 0.7। ठीक है, तो आखिर में आई बी कितना आ रहा है, 4.3 डिवाइडेड बाई 100 मिली एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आखिर में आपका आंसर कितना आया, 0.043 मिली एम्पियर। तो आई बी आपको मिल गया। अब आपको फाइंड क्या, अब हम क्या करेंगे, लूप 2 के लिए निकाल लेंगे। फॉर लूप 2, तो लूप 2 में वी सी सी से स्टार्ट हो रहा है, वी सी सी कितना है आपका 10 वोल्ट। तो पहले क्या आएगा, -10 प्लस 1K का रेजिस्टेंस है तो 1 इंटू आई सी। ठीक है, प्लस यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, वी सी ई होगा, और प्लस अब आई में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो 0 इंटू आई ई इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, अब माइनस, अगर -10 को उस साइड ले जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, आई सी प्लस वी सी ई और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गया।
अब देखिए आपको दिया गया है बीटा, बीटा इक्वल टू 100, तो बीटा आपका क्या होता है, IC बाई IB होता है। तो IC क्या होगा, 100 इंटू IB होगा, और IB का वैल्यू तो हमें मिल गया, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो 100 इंटू 4.3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपस में कट जाएगा। तो हमारा IC कितना आया, IC आया आपका 4.3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो IC का वैल्यू मिल गया हमें, IB का वैल्यू मिल गया हमें। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम IC का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, VCE इक्वल टू 10 माइनस IC, यानी कि 10 माइनस 4.3, तो ये कितना देगा आपको, 5.7 वोल्ट देगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना था, IC, VCE, अब हमारा रह क्या गया है, VC रह गया है, अब उसको फाइंड करना होगा। VC कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सर इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम तीसरा लूप ले लेंगे, ये वाला। ठीक है, जो VC से स्टार्ट होगा, VC पे एंड होगा। तो फ्रॉम लूप 3 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम लूप 3 यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, पहले देखिए VCC से स्टार्ट हो रहा है, और 1 के, तो 1 के किसका है, IC का है, तो माइनस VCC प्लस 1 इंटू IC प्लस VC इक्वल टू 0, ये हमें मिल जाएगा। तो अगर हम वैल्यू पुट करें, क्वेश्चन में VCC कितना दिया था, 10 वोल्ट दिया गया था, तो VC क्या होगा, 10 माइनस IC हो जाएगा, और IC कितना है आपका, IC है आपका 4.3 वोल्ट। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, फिर से 5.7 वोल्ट, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 5. तो आपका क्या क्या आया, आपको पूछा क्या गया है, IC आया आपका 5.7 वोल्ट, IC 5.7 वोल्ट नहीं, IC आपका आया 4.3 मिली एम्पियर, VC आया आपका 5.7 वोल्ट, VCE आया 5.7 वोल्ट। तो ये रहा आपका टोटल आंसर। तो देखिए कैसे सिंपल KVL अप्लाई करने से ही आपका जो BJT का क्वेश्चन है वो आपसे हो जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपको KVL करना अच्छे से आ जाए तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजी तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तो इससे आपका बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें भी आपको एक ट्रांजिस्टर का भी सर्किट दिया गया है। क्या है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जाकर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर में लग रहा है, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस जो जाके एक वोल्टेज सोर्स देगा, और यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये जाकर बेस पे जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो इस लाइन पर एंड इस लाइन पर कनेक्ट है। ठीक है, तो दिया क्या गया है, यहाँ पर V इनपुट है, यहाँ पर आपका IB है, IB, और यहाँ पर आपको दिया गया है 20 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 150 किलो ओम, यहाँ पर 3 किलो ओम, एंड यहाँ पर आपको दिया गया है 12 वोल्ट, और क्या दिया गया है, यहाँ पर और एक लाइन बाहर आ रहा है, यहाँ पर आपको लगा हुआ है एक 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ठीक है, और ये जाकर एंड हो जा रहा है यहाँ पर आपका 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, एंड ये IE वोल्टेज जा रहा है, एंड यहाँ पर आपका जो है 0 वोल्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में सर्किट कुछ इस तरीके का दिया गया है, ये है आपका NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो सर्किट है वो ऐसा है, एंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है, वेट अ सेकेंड, फाइंड IC व्हेन बीटा इक्वल टू 100। ठीक है, तो आपको IC फाइंड करना होगा कब, जब आपका बीटा इक्वल टू 0 हो जाए।
तो सर ये यहाँ पर देखिए कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो इसमें हम कैसे निकालें? इसमें क्या हम एक सी मतलब कैपेसिटेंस ऑफ इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर बूस्ट से क्या सॉल्व करें? नहीं, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका कैसा वोल्ट अप्लाई हो रहा है, 12 वोल्ट वोल्टेज इनपुट, यहाँ पर है आपका 0 वोल्ट, तो इसका मतलब ये कैसा वोल्टेज सोर्स है, ये डीसी है, ठीक है। और आपको पता ही है डीसी एनालिसिस करने में आपको क्या होगा, कैपेसिटर किसके तरह एक्ट करेगा, कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, मतलब हमारा जो कैपेसिटर है वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका एक इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। वो कैसा होगा, तो ये जो सर्किट है इसको थोड़ा सा बाहर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा क्या होगा, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर जाकर ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस में मिल रहा था, फिर ये जाकर आपका बेस के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस था जो जाकर ग्राउंड हो जा रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ओपन सर्किट है। यहाँ पर आपका V इनपुट है, यहाँ पर आपका 150 किलो ओम का है, ये 3 किलो ओम का है, ये आपका है 12 वोल्ट का। यहाँ से आपका एक ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये भी एक कैपेसिटर दिया गया था, ठीक है। और क्या है इसमें, यहाँ पर एक 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, तो इस तरफ जो करंट होगा वो आई होगा, ये नीचे की तरफ जो करंट होगा वो कितना होगा, वो IC प्लस IB होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जो करंट आएगा वो एक तो जाएगा इस तरफ IB मतलब बेस की तरफ, और दूसरा जाएगा IC मतलब कलेक्टर की तरफ। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, IC प्लस IB होगा, और नीचे आपका IB हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे KVL। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें लूप ले लेंगे। तो कैसे लूप लेंगे, तो पहला जो लूप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। मतलब ये VC से स्टार्ट होगा एंड 0 वोल्ट में एंड होगा। तो ये रहा आपका पहला लूप, और दूसरा लूप ये डायरेक्ट नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर लूप वन से हमें क्या मिलेगा, पहले VCC तो -12 प्लस अब क्या होगा, 3 के बीच में कितना जा रहा है, IC प्लस IB जा रहा है, तो 3IC प्लस IB। अब क्या होगा, अब देखिए मतलब 150 किलो ओम का है, तो 150 किलो ओम में कितना करंट जाएगा, IB जाएगा, तो 150 टू IB, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना वोल्टेज, VBE, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ इस पॉइंट में VBE अप्लाई होता है, तो VBE आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, IE, तो 3 इंटू IE हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए IC प्लस IB आपका क्या होता है, बेसिकली IC प्लस IB बेसिकली आपका होता है, आपको पता ही है IE इक्वल टू IC प्लस IB होता है। तो चलिए पुट कर देते हैं, तो -12 प्लस 3IE प्लस 150 IB प्लस VBE प्लस 3IE इक्वल टू 0। अब देखिए टोटल IE कितना हुआ आपका 6, तो 6IE प्लस 100 IB। अब VB कितना होगा, कुछ भी नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट वोल्टेज कितना लेंगे, 7 वोल्टेज लेंगे, तो इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 0.7, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यानी कि 11.3। अब I एंड IB है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, बीटा इक्वल टू 100, बीटा इक्वल टू 100। और हमें क्या पता है, हमें पता है गामा आपका क्या होता है, गामा आपका होता है बीटा प्लस 1, यानी कि 100 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 101। और गामा क्या होता है आपका, IE बाई IB, तो IE बाई IB कितना हुआ, 101 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन आया पहला वाला, इसमें हम पूरा को IB से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई IB वी गेट, तो हमें क्या मिल रहा है,
हमें मिल जाएगा 6IE/IB प्लस 100 इक्वल टू 11.3 डिवाइडेड बाई IB। ये हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम IE/IB की जगह वेट अ सेकेंड, या फिर हम इसको और अलग तरीके से भी कर सकते थे। इसको डिवाइड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फिर इसमें इसको डिवाइड भी कर सकते। तो 6 इंटू 101, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमें निकाल से मिला तो 101, और यहाँ पर आपका 100 सॉरी प्लस 100, ठीक है, इक्वल टू कितना है 11.3 डिवाइडेड बाई IB, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 606 और 100 तो 706 IB इक्वल टू 11.3। तो आपको क्या मिल रहा है एंड में, वेट अ सेकेंड, IB इक्वल टू 11.3 डिवाइडेड बाई 706, ठीक है। तो ये मिल गया आपको, ठीक है। तो कैसे आया, बीटा का वैल्यू जस्ट हमने पुट किया था इसके अंदर एंड उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे शायद कुछ गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 150 था, 150, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका 150 था, तो ये 150 100 में कन्वर्ट हो गया बाद में मेरे से। तो ये 150 और क्या यहाँ पर 150 होगा, और यहाँ पर भी 150 होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 756, ठीक है। तो ये क्या है 756। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो आपको कितना मिलेगा 0.0145 मिली एम्पियर, ठीक है। तो IB का वैल्यू हमें मिल गया, IB कितना आया आपका 0.145 मिली एम्पियर, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करने को कहा गया है, आपको IC फाइंड करना है। तो IC सर कैसे फाइंड करेंगे, IC तो बहुत ही इजी है, आपको बीटा मालूम ही है, क्वेश्चन में दिया गया है बीटा, तो हमें टेंशन किस बारे में है, तो चलिए कर लेते हैं। बीटा सेकेंड, तो बीटा हमें क्या दिया गया है, बीटा हमें 100 दिया गया है, और बीटा आपका क्या होता है IC/IB। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा IC इक्वल टू 100 इंटू IB, और IB आपका कितना है, तो 100 इंटू 0.145, ठीक है, तो मिली एम्पियर। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 14.5 मिली एम्पियर, जो है आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया, 14 पॉइंट आएगा या कितना था 0.0145 शायद, वेट अ सेकेंड, 0.0145, यहाँ पर और एक जीरो था, ठीक है, यहाँ पर और एक जीरो आएगा, यानी कि आंसर कितना होगा, आंसर आपका हो जाएगा 1.45 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए कितना इजी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन करने को। सिर्फ आपको लेना होगा, कुछ लूप लेना होगा पहले 1-2 करके, फिर उसमें हमें अप्लाई कर देना है KVL। अब उसके बाद बीटा का जो फॉर्मूला होता है, मतलब IC डिवाइडेड बाई IB, एंड गामा का जो फॉर्मूला होता है बीटा निकालने के बाद, जो है गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, एंड थर्ड जो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है I इक्वल टू IC प्लस IB, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रख देंगे एंड अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा BJT का कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्या सर्किट दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका NPN ट्रांजिस्टर है, ये जाकर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये ग्राउंड हो चुका है, ठीक है, और बेस में यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है IB, और वोल्टेज है आपका 2 वोल्ट का, यहाँ पर आपका 15 वोल्ट का करंट सोर्स दिया गया है, 500 ओहम का एक रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पर आपका 100 ओहम का रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा गया है 0 वोल्ट।
तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो है आई ई, यहाँ पर आई बी एंड ये नीचे आई सी, एंड यहाँ पर आपको वी नॉट दिया गया है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका वी बी ई यानी कि 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, वेट अ सेकेंड, आर टी फाइंड करना है आपको, सॉरी आर टी नहीं, वेट अ सेकेंड, हमने गलत लिख दिया, तो थोड़ा सा चेंज कर ले। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड पावर ऑफ बीजे। ठीक है, तो आपको ये जो बीजेटी आपको दिया गया है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका आपको पावर निकालना होगा। ठीक है, तो पहले तो पीटी आपका क्या होता है, पीटी आपका होता है आईसी इंटू वीसीई। तो हमें आईसी एंड वीसीई को निकालना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें केवीएल अप्लाई करना होगा। तो आप कैसे अप्लाई कर दें, तो देखिए इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका 3 लूप इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो पहले कैसे, वेट अ सेकेंड, तो देखिए पहला जो आपका लूप होगा वो ये वाला, ये हो गया आपका पहला लूप, एंड दूसरा लूप आपका जो होगा वो होगा ये वाला। तो बेसिकली ये दोनों लूप ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, एंड इससे ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो पहले लूप 2 से स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप 2, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर -2 प्लस, अब देखिए इसमें तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आई बी इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, फिर वी बी ई प्लस आपका कितना होगा 100 ओहम इंटू आई इक्वल टू 0, तो वी बी ई आपका कितना होता है 0.7, तो 100 आई ई इक्वल टू 2 माइनस 0.7 यानी कि 1.3। तो आई ई कितना आया आपका, आई आपका आया 1.3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब हुआ 0.013 एम्पियर। ठीक है, और 13 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आई आपको मिल गया, आपको फाइंड क्या क्या करना था, आई सी एंड वी सी। तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप 1, फॉर लूप 1, तो लूप 1 से हमें क्या मिलेगा, देखिए -15 वोल्ट से स्टार्ट होगा, -15 प्लस 500 इंटू आई सी प्लस बी सी ई और प्लस आपका कितना है 100 इंटू आई इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा केवीएल का अप्लाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है लिख लेंगे, तो 500 आई सी प्लस वी सी ई प्लस 100 आई ई इक्वल टू कितना है आपका 15 आ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आई बी, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब आर बी आपका क्या है 0 है। तो आर बी 0 होने से आपका आई बी कितना होगा, आई बी भी 0 होगा, क्योंकि आई की क्या होता है वी बाई आर, सॉरी हाँ वी बाई आर। तो यहाँ पर आपका क्या है, कोई रेजिस्टेंस ना होने से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, काइंड आपका जो है वो 0 हो जाएगा। तो ले आई बी इक्वल टू 0, क्योंकि रो नो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट। तो आई बी 0 होने से आपका क्या होगा, आई बी 0 होने से आई ई इक्वल टू आपका आई सी हो जाएगा, क्योंकि आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है। अगर आई बी हमारा 0 हो जाए तो हमारा क्या आई इक्वल टू आई सी हो जाएगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब इन दोनों को हम एक साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 15 इक्वल टू 500 प्लस 100 मतलब 600। तो 600 आई को क्या चाहिए, आई सी प्लस वी सी ई। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, वेट अ सेकेंड, तो आई ई का वैल्यू तो हमें पता है 13 मिली एम्पियर, आई ई है आपका 13 मिली एम्पियर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि आई इक्वल टू आई सी है। तो वी सी ई क्या हो जाएगा आपका 15
माइनस 600 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 15 माइनस 7.8, ठीक है, हाँ 7.8 आ जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 7.2 वोल्ट, 7.2 वोल्ट। तो देखिए हमें आईसी मिल गया, मतलब कितना है, आईसी है आपका, आई मतलब 13 मिली एम्पियर, और वीसी भी मिल गया 7.2 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका पावर निकालने के, तो पावर क्या होता है, आईसी इंटू वी सी ई, और वी सी आपका कितना निकल सक पाया 13 मिली एम्पियर, और वी सी आपका कितना आया 7.2 वोल्ट, यानी कि ये कितना देगा आपको 93.6 मिली वाट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कैपेसिटर भी दिया गया है तो सिंपल आप केवीएल करके एक बीजेटी का क्वेश्चन कितने आसान तरीकों से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज बीजेटी का हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कैसे करते हैं बीजेटी का कैलकुलेशन, कैसे लूप लेते हैं, वो भी हम सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, वहाँ पर भी आपका होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। और टेस्ट सेकेंड को ऊपर ले आते हैं, और तो आपका होमवर्क जो है, पहला होमवर्क है, आपको एक सर्किट दिया गया है जिसमें कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, ये आकर इस तरफ, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में कनेक्टेड है, यहाँ पर आपका 10 किलो ओम एंड जो जाकर ग्राउंड हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपका और एक रेजिस्टेंस, फिर और एक रेजिस्टेंस एंड ये ग्राउंड। थोड़ा सा ये टिल्टेड हो गया, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 10 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स दिया गया है, यहाँ पर आपका 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी आपका 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और ये रहा 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका वी आउट, और ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये रहा 0 वोल्ट एंड ये रहा 0 वोल्ट, एंड ये है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। आपको दिया क्या गया है, बीटा इक्वल टू 100 एंड फाइंड VCE, ठीक है। नेग्लेक्ट VB, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका होमवर्क करके आप दे देना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, या फिर आपको जो पसंद है टेलीग्राम ग्रुप, कहीं पर भी आप मुझे टैग करके पोस्ट कर देना ये क्वेश्चन, होमवर्क करके मैं आपको चेक कर दूंगा। और एक होमवर्क लिख लीजिए, जो है आपका यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस एंड ये जाकर आपका ग्राउंड हो गया। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस जो बेस में लग रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है V इन, यहाँ पर आपको दिया गया है 10 वोल्ट, ये है आपका 3 किलो ओम, ये है आपका 200 किलो ओम, एंड ये है आपका V आउट, और ये है आपका 1 किलो ओम, एंड ये है आपका 0 वोल्ट, एंड ये है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, V इन इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है, और बीटा इक्वल टू 100, देन फाइंड V आउट। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके ग्रुप में डाल देना और प्रैक्टिस करना बीजेटी का और कोई क्वेश्चन। तो आज के लिए बीजेटी का क्वेश्चन यहीं तक, हम नेक्स्ट क्लास में और जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं उसमें बीजेटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं, आज का हमारा न्यू टॉपिक जो है ओपैम्प, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ओपैम्प जो है उसका फुल फॉर्म है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो पिक्चर देखने को मिल रहा है।
ये जो आपको पिक्चर है, ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ में जो ओपैम होता है वो दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। इसका 4 या फिर 8 ऐसे जो इंटर एंड आउटपुट जो वायर निकलता है। देखिए ये है आपका एंटरिंग एंड आउटपुटिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते 1 2 3 4 ऐसे करके हम इस साइड आपका 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ऐसे करके हम एक ओपैम का हर एक पॉइंट का एक डायरेक्शन ले लेते हैं, जिसमें इस साइड का आपका वोल्टेज +5 वोल्ट जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर आपका -5 वोल्ट जुड़ा हुआ होता है, इस पर आपका ग्राउंड होता है। ऐसे करके हम बहुत सारे कनेक्शन करते हैं, ठीक है। ओपैम में प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे अपने कॉलेज में या फिर कोई लैब में, तो तब आपको पता चल जाएगा कि ओपैम का आपका डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इस्तेमाल है। एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है उनमें तो ओपैम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ओपैम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये है ओपैम का अंदर का एक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसमें आपका V1 एक वोल्टेज इनपुट होता है, V2 आपका एक दूसरा इनपुट वोल्टेज होता है, एंड ये जो है आपका V सप्लाई, ठीक है। ये दोनों होता है V सप्लाई, एंड यहाँ से आपको V आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है देख सकते हैं आपका, इसमें एक रेजिस्टेंस, कुछ आपका वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। तो ऐसा होता है हमारा जो ओपैम का अंदर का सर्किट का डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ से हम वोल्टेज इनपुट करते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो V सप्लाई लिखा हुआ है, और ये है आपका पॉजिटिव V सप्लाई, ये है आपका नेगेटिव V सप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों किस काम में इस्तेमाल होता है, इन दोनों से हम DC सप्लाई वोल्टेज से हमारा जो ऑपरेशन होता है या हमें जो डिजायर रिजल्ट हमें ज़रूरत होता है, वो हम इन दोनों में वोल्टेज अप्लाई करके हम अपना डिजायर आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है, ये दोनों से हम वोल्टेज इनपुट करते हैं, और ये V सप्लाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव से हम DC वोल्टेज अप्लाई करके हमें जो ज़रूरतमंद आउटपुट हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों वोल्टेज का एडिंग, दोनों वोल्टेज का डिवाइडिंग, लॉग, ऐसे बेसिकली बहुत सारे मैथमेटिकल रिजल्ट हम ओपैम के दौरान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा बेसिकली ओपैम का हमारा जो थ्योरी का पार्ट। अब हम ओपैम के बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपका थ्योरी बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ओपैम इज हाई DC गेन एम्पलीफायर which perform mathematically operation, मैथमेटिकल होगा, मैथमेटिकली नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, लॉग, एंटी-लॉग, डिफ्रैक्शन, सॉरी डिफरेंशियल, ये क्या लिख दिया मैंने, इफ ये स्पेलिंग क्या लिख दी, वेट अ सेकेंड, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, एटसेट्रा ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ओपैम होता है वो एक DC गेन एम्पलीफायर है जो बहुत ही मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, जैसे हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, लॉग, एंटी लॉग, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन एटसेट्रा।
किसका, इनपुट वोल्टेज का। मतलब हम जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ये देखिए V1 और V2 जो हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, इनका ये ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए हम एक ओप एम्प को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो ओप एम्प है, इसके बारे में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं इसको पढ़ने से पहले। वेट अ सेकेंड, तो हेडलाइन लिख लेते हैं। क्या है हमारा, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओप एम्प। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम जान लेते हैं ओप एम्प के बारे में। तो क्या क्या है, पहला जो है AOL। ठीक है, मतलब ओपन लूप गेन। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका इनफाइनाइट, या फिर आप कह सकते हैं 10⁶ टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो ओपन लूप गेन है वो कितना ज़्यादा है, मतलब हमें कितना एम्पलीफाइंग रिजल्ट मिल सकता है एक ओप एम्प से। ठीक है, नेक्स्ट है RI। ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मतलब इनसाइड रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, वो इनफाइनाइट टाइम होगा। ठीक है, एक्चुअली कितना होता है 10⁶ ओहम इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस आपको ओप एम्प में मिल जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट। वो क्या होता है, वो होता है 0 ओम। मतलब 0 आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये एक चीज देख सकते हैं आपको, जब हमारा वोल्टेज इनपुट कर रहा है तो आपका क्या हो रहा है, इनफाइनाइट इम्पीडेंस मिल रहा है। लेकिन जब आपका वोल्टेज या फिर आपका जब आउटपुट के बारी आया, तब आपका रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 0 ओम हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए, अगर हमारा करंट इस तरफ जाए तो उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, R इक्वल टू उसमें इन्फानाइट, इसमें भी R इक्वल टू इन्फानाइट मिल रहा है। तो अगर R इक्वल टू इन्फानाइट हो जाए तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इसमें 0 करंट फ्लो होगा, I इक्वल टू 0। तो जो करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है वो 0, मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, इनपुट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज़ आपको पता चल गया कि हमारा जो ओप एम्प होता है उसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस होता है 0। ठीक है, अब फोर्थ क्या है आपका, स्लीव रेट। स्लीव रेट आपका हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है, जो होता है हमारा इनफाइनाइट, और स्लीव रेट आपका क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय म्यू सेकेंड। ठीक है, ये स्लीव रेट के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेंगे, इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्लीव रेट के बारे में और कुछ जान लेंगे। नेक्स्ट है आपका CMRP। तो CMRP मतलब कॉमन मोड रेजिस्टेंस, CMMR होता है, रेशियो। ठीक है, तो कॉमन मोड रेजिस्टेंस रेशियो, ये भी कितना होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट 6th पॉइंट जो है आपका 0 इनपुट। वेट अ सेकेंड, तो 6 पॉइंट हमारा क्या है, 0 इनपुट बायस करंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, 0 इनपुट ऑफसेट करंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें
आपको अभी बताया मैंने कि हमारा जो ओपैम होता है उसमें जो करंट होता है वो 0 होता है, वही लिखा है हमने, 0 इनपुट बायस करंट एंड 0 इनपुट ऑफसेट करंट होता है हमारा ओपैम में, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा 7th पॉइंट वो है बीटा ओमेगा, वो होता है हमारा इन्फानाइट आर्च, ठीक है। बीटा ओमेगा मतलब बैंड विड्थ, ठीक है। ये चीज़ें हमारा कैरेक्टरिस्टिक है एक ओपैम्प के लिए, जिसमें हमारा ओपन लूप गेन होता है इन्फानाइट, इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो भी इन्फानाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है आपका 0, स्लीव रेट होता है आपका इन्फानाइट, CMMR होता है आपका इन्फानाइट, 0 इनपुट बायस करंट हमें मिलता है क्योंकि हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है इन्फानाइट, एंड हमें BW मतलब बैंड विड्थ मिलता है इन्फानाइट हर्ट्ज, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमारा जो ओपैम्प होता है वो कितना हाई DC गेन एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा जो ओपैम्प है इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप जब ओपैम्प के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक ओपैम्प को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे, एंड ये रहा। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका V पॉजिटिव, ये होता है आपका V नेगेटिव, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव VCC, इसको हम कहते हैं नेगेटिव VCC, एंड ये हो जाता है आपका V आउटपुट, और ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ओपैम्प को, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट आप देख लेना, ऐसे ही हम बाद में एक ओपैम्प को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें एक V पॉजिटिव होगा, एक V नेगेटिव होगा, एक प्लस VCC होगा, एक माइनस CC होगा, एंड एक V आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक ओपैम्प का कॉन्फ़िगरेशन, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक, एंड उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें जान ली। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्लीव रेट, ठीक है। जो मैंने अभी बताया कि हमारा ओपैम्प में स्लीव रेट कितना होता है, इन्फानाइट टाइम होता है। तो अब हम स्लीव रेट के बारे में जानने वाले हैं। तो स्लीव रेट बेसिकली होता क्या है, पहले वो जान लेते हैं। तो स्लीव रेट का आप डेफिनेशन लिख ले, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 10 सेकेंड। तो देखिए ये क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, 10 सेकेंड। स्लीव रेट इज डिफाइंड एज the maximum rate of change of an op-amp output voltage and is given in units of volt per माइक्रो सेकेंड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हम इसमें क्या जानने वाले हैं, तो स्लीव रेट में एक्चुअली हम जानने वाले हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज और करंट और एनी अदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक सर्टेन टाइम में हमारा जो वोल्टेज या फिर करंट या फिर अलग जो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है वो एक सर्टेन टाइम में कितना चेंज हो रहा है, वो ही क्या कहा जाता है, स्लीव रेट, ठीक है। अब ओपैम्प में क्या होता है, ओपैम्प में सिर्फ हम वोल्टेज में हमारा स्लीव रेट को चेंज रेट ऑफ चेंज चेक करते हैं। इसमें हमारा जो टाइम होता है वो कितने यूनिट में होता है, वो होता है हमारा माइक्रो सेकेंड में। मतलब एक ओपैम्प में जो हमारा चेंज होता है वो माइक्रो सेकेंड में होता है। मतलब डेल V डिवाइडेड बाई माइक्रो सेकेंड इक्वल टू हो जाता है आपका स्लीव रेट, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, वेट अ सेकेंड।
तो देखिए ये जो ग्राफ प्लॉटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपका एक ओपैम्प का स्लीव रेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आइडियल रेक्टेंगुलर इनपुट वेवफॉर्म आपको दिया गया है, जो एक सर्टेन टाइम डेल टी में वो कितना चेंज हो जा रहा है। देखिए इसमें एक स्लोप आपको मिल जा रहा है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, एक रेक्टेंगुलर इनपुट वेवफॉर्म मिल रहा था, हम एक रेक्टेंगुलर इनपुट वोल्टेज दे रहे थे वो ओपैम्प को, लेकिन हमारा जो ओपैम्प है वो एक सर्टेन टाइप में आपका वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज कर रहा है। देखिए इसमें एक स्लोप आ जा रहा है एंड आउटपुट वेवफॉर्म हमें कुछ ऐसे एक पिरामिड के तरह या फिर एक ट्रापेजियम के तरह आपको मिल रहा है। तो इस चेंज को हम कहते हैं स्लीव रेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेट अ सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं फिर में, 10 सेकेंड। हाँ, तो हमारा आपको क्या बताया है कि हमारा स्लीव रेट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, नो टाइम फॉर ट्रांजिशन तो स्लीव रेट इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब क्या है, स्लीव रेट कब इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, जब हमारा ये माइक्रो सेकेंड 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है नो टाइम फॉर ट्रांजिशन। तो ओपैम्प में क्या होता है, नो टाइम, कोई भी टाइम नहीं होता ट्रांजिशन के लिए, इसीलिए हमारा जो स्लीव रेट होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, द टाइम टेकन each microsecond to have voltage transition, इसमें स्लीव रेट में। तो स्लीव रेट में एक्चुअली हम माइक्रो सेकेंड में लेते हैं जिससे हमें वोल्टेज ट्रांजिशन मिल पाए, लेकिन ओपैम्प में क्या होता है, हमें कोई भी टाइम नहीं मिलता जिसमें हमारा ट्रांजिशन हो सके, इसीलिए हमारा स्लीव रेट हो जाता है इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा और कुछ थ्योरी कर लेंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में नहीं, थोड़ा सा ही है थ्योरी, तो इसको हम इस पेज में ही कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, तो क्या क्या है, पहला है आपका बायस करंट। ठीक है, तो ये बायस करंट का टर्म आप कहाँ से आपको पता चला कि देखिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे तो आपको यहाँ पर दिखाई मिला कि 0 इनपुट बायस करंट एंड 0 इनपुट ऑफसेट करंट। तो ये बायस करंट क्या है, ऑफसेट करंट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान ले। तो बायस करंट क्या होता है, वेट अ सेकेंड, कलर चेंज कर ले। तो देखिए ड्यू टू वायरिंग और बायसिंग करंट। ठीक है, मतलब वायरिंग करने से एंड या फिर बायसिंग करने से हमें जो करंट मिलता है उसको ही कहा जाता है बायस करंट। ठीक है, और ऑफसेट करंट क्या होता है, ऑफसेट करंट। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव टर्मिनल। मतलब बाय ऑफसेट करंट क्या है, V पॉजिटिव क्या है ये वाला, V नेगेटिव क्या है ये वाला, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है उसको ही कहते हैं हम ऑफसेट करंट। लेकिन हमारा जो ओपैम्प होता है उसमें कितना ऑफसेट करंट होता है, 0, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होता है V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमने देख ली। तो आज का क्लास का लास्ट टॉपिक हम आ गए हैं। आज हम ओपैम्प के बारे में बहुत कुछ जान लिए हैं। अब हम थोड़ा सा इसका लास्ट थ्योरी कर लेते हैं, जो है हमारा बैंडविड्थ। ठीक है, तो बेसिकली आप सभी को लग सकता है कि हमने ओपैम्प का जो डिटेल्स है उसमें बहुत ही कम करवाए हैं एंड उसके बारे में बहुत ही कम चीज़ें आपको लिखा है।
तो इसका कारण इसीलिए है क्योंकि ओपैम्प आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसका जो डिटेल्स और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। बेसिकली हमारा जो ओपैम्प का यूज़ होता है, मतलब मान लीजिए इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प जो आप नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, एंड एडिंग, डिवाइडिंग, लॉग, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एंड ओपैम्प से सिर्फ आप अगर ये चीज़ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं एंड थोड़ा सा नोट कर लेते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप ओपैम्प के बारे में जानना चाहते हैं तो ओपैम्प खुद में एक बड़ा चैप्टर है एंड इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी है। तो अगर आप ओपैम्प के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप बुक फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपका एंट्रेंस एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम एंड बाकी IIT जैम जेस्ट का सिलेबस करवा रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो जो पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है उसमें ही हम आपका ज़्यादा टाइम लेंगे, एंड जो पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, उसका सिर्फ हम थोड़ा सा थ्योरी करके, थोड़ा सा फॉर्मूला करा के आपको वो पोर्शन करवा देंगे। ठीक। तो बैंडविड्थ क्या है? तो बैंडविड्थ हमने देखा है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट मीन्स यू कैन कीप the input at frequency and op-amp will work as good as any frequency for आइडियल केस। ठीक है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखा है, हमारा जो बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ कि आप वोल्टेज इनपुट, मतलब इनपुट वोल्टेज में आपका फ्रीक्वेंसी कितना भी हो जाए, लेकिन आपका ओपैम्प एज गुड एज एनी फ्रीक्वेंसी फॉर आइडियल केस, मतलब ये हर फ्रीक्वेंसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली बैंडविड्थ क्या होता है, तो देखिए ये जो वेव फॉर्म है इसके बीच में जितना गैप होता है उसको ही हम कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है। इसमें ये बैंडविड्थ है मैक्सिमम गेन के लिए और ये बैंडविड्थ है आपका लोअर गेन के लिए। तो ये हो गया आपका एम्पलीफिकेशन इन डेसिबल, एंड ये फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका एक वेव फॉर्म का। तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे आपको बैंडविड्थ दिखाया गया है। ठीक है। तो ये तो बात हो गया आइडियल के लिए। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है सर, बट प्रैक्टिकल देयर इज सम फिक्स रेंज से 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज आउट, क्या लिख दिया, आउट ऑफ दिस रेंज आउटपुट गेट disturbed and does not come as desired formulas। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें क्या होता है, हमारा जो ओपैम्प होता है उसका बैंडविड्थ होता है इनफाइनाइट टाइम, जिसमें अगर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दो तो हमारा ओपैम्प एक आइडियल ओपैम्प की तरह एक गुड कंडीशन में आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी या फिर आउटपुट वेवफॉर्म देता रहेगा। ये रहा आपका आइडियल कंडीशन। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ओपैम्प का एक फिक्स्ड रेंज होता है कि मान लीजिए 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप आपका ओपैम्प में प्रोसेस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको डिस्टर्ब कर दे, मतलब इससे बाहर चले जाए, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप एक ओपैम्प में डाल दे, तो आपका जो आउटपुट फिगर आएगा या फिर आउटपुट वेव फॉर्म आएगा उसका रिजल्ट हो जाएगा डिस्टर्ब, मतलब आपका जो डिजायर रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, एक गलत रिजल्ट मिलेगा, एंड फिर से आप उस ओपैम्प में आपका डिजायर फार्मूला कभी भी नहीं पा
देंगे, क्योंकि आपका ओपैम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में आपका जो ओपैम होता है उसका एक फिक्स्ड बैंडविड्थ होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने बीजेटी में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए, आपका होमवर्क भी हमने दे दिया, एंड ओपैम में हमारा जो बेसिक पोर्शन था वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं इस क्लास में। ठीक है, तो ओपैम का जो बेसिक था वो यहीं तक था। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में ओपैम में जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो पोर्शन सीख लेंगे, एंड उससे जुड़े हुए बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला एंड क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और एक बात, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब स्टूडेंट से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइब स्टूडेंट्स का व्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वी नीड ओनली योर टाइम एंड योर सपोर्ट। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो है कल 6 बजे। तब तक बाय बाय, थैंक यू।